31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी कर कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया। दोस्तों, ये वही कंपनी है जिसकी हम बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1608 ईस्वी में गुजरात के पश्चिमी तट पर एक गुजरात का जो पश्चिमी तट था उस पर एक कंपनी खोलने का फैसला लिया। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा और भारत में उस समय जो राजा थे वो जहांगीर थे। जहांगीर के पास एक शाही फरमान भेजा जहां पर उसको अनुमति चाहिए थी सूरत में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलने के लिए, और यहाँ से उसको सफलतापूर्वक ये जो अनुमति थी वो आराम से मिल जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में खोल दी जाती है। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी वो सबसे पहले आई थी व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। लेकिन जैसे ही मुग़ल अंतिम शक्तिशाली राजा औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुग़ल सल्तनत पूरी की पूरी डगमगा जाती है और यहाँ पर पूरी मुग़ल सल्तनत जो राजाओं के रूप में चलती थी वो सुल्तान और नवाबों के रूप में चलने लगी। गद्दी के लिए लड़ाई होने लगी। इसी का फ़ायदा उठा के ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इतना ज़्यादा इस कंपनी ने भारत के अंदर शोषण किया कि एक मजदूर से लेके, जो दिहाड़ी मजदूर होता है, एक मजदूर से लेके एक टॉप मोस्ट व्यापारी, एक छोटा उद्यमी, एक बड़ा उद्यमी, सब लोग तिराई तिराई हो गए, सब लोग परेशान हो गए। और इसी का एक नतीजा निकला जिसको हम जानते हैं 1857 की महान क्रांति के रूप में। दोस्तों, 1857 की क्रांति में मैं पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं मोटिवेट होकर आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य है, मैं वन लाइनर नहीं पढ़ाता, मैं यूपीएससी, यूपी पीसीएस, ठीक है, जो भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आपको पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ और पूरी हर चीज़ को डिटेल में पढ़ाऊँगा। वन लाइनर कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, पूरी चीज़ डिटेल में पढ़ाऊँगा। बस आप मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, 1857 का एक ऐसा संघर्ष हुआ, एक ऐसा विद्रोह हुआ जिसको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से जाना। किसी ने कहा कि एक सिपाही विद्रोह था, किसी ने कहा कि ये एक आपका सशस्त्र विद्रोह था, किसी ने कहा कि ये स्वतंत्रता प्राप्ति का एक प्रथम संघर्ष था। तो दोस्तों, इसी के आसपास हम देखेंगे कि ये संघर्ष क्यों हुआ, विद्रोह क्यों हुआ। जब तक हम इसके कारण नहीं जानेंगे दोस्तों, तब तक हम 1857 क्रांति को अच्छे से नहीं समझ सकते। दोस्तों, एक कम से कम 10 वीडियो मेरी इस पर आने वाली है 1857 क्रांति पर, लेकिन इस 10 वीडियो में मैं पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को कवर यहाँ पर करने वाला हूँ। दोस्तों, 1857 की जो क्रांति है वो मात्र मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे का टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पर इसी के माध्यम से पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ओवरव्यू है। इस ओवरव्यू को हम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे कि इस ओवरव्यू में क्या क्या चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे 1857 का विद्रोह की प्रवृत्ति कैसी थी, यानी कि नेचर कैसा था, इसका कारण देखेंगे। और ये वही कारण है जिसमें मैं आपको पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करूँगा। ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति के असफल होने क्या क्या कारण रहे, क्यों 1857 क्रांति असफल हुई। ठीक है, जब हम हार गए तो इस विद्रोह का महत्व क्या हुआ, इसके क्या परिणाम आए। ठीक है, इतिहासकारों के क्या मत रहे इस विद्रोह को लेके, और विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक कौन कौन से रहे। तो दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो यही है कि इसके कौन कौन से कारण रहे। इन कारणों को हम अच्छे से देखेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी सिपाही ने रात में ख्वाब में देखा, ठीक है, कि भाई मन नहीं लग रहा, डंडा उठाया, बंदूक उठाई और गोलियां चला दी और स्टार्ट हो गया विद्रोह। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि इसके पीछे बहुत लंबी स्ट्रेटजी थी। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर इतना शोषण कर रखा था, बहुत ज़्यादा। इससे आप यही जान सकते हो कि एक दिहाड़ी मजदूर से लेके किसान, छोटे उद्योग, ठीक है, बड़े उद्योग, मझले उद्योग, व्यवसायी, बड़े बड़े जमींदार, सारे के सारे अंग्रेज़ों के शोषण से त्राही त्राही थे। और इसीलिए जब तुम्हें पता है कि इतना
ज़्यादा जब चिंगारी इकट्ठी हो जाती है, बारूद इकट्ठा हो जाता है, तो एक नहीं तो फटता ज़रूर है, और वही हुआ, वो फटा और उसने रूप ले लिया 1857 का विद्रोह। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखेंगे कि हुआ क्यों था। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम राशिद है, मैं पॉलिटेक्निक बीटेक और एमटेक मैकेनिकल में हूँ। ठीक है, और मैं आपको पूरा यहाँ पर इतिहास कवर कराऊंगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय इतिहास में 1857 की जो क्रांति है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसे आज़ादी की प्रथम लड़ाई भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान से, आज़ादी की प्रथम लड़ाई भी कहा जाता है। 1857 क्रांति के कारण क्या रहे, ये देखें, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और तत्कालिक कारण, यानी कि उस समय के जो तत्कालिक कारण रहे होंगे जिन्होंने 1857 की क्रांति में पूरी आग लगा दी थी, वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ है यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोस्तों। अगर मैं राजनीतिक कारणों की बात करता हूँ तो बहुत सारे राजनीतिक कारण रहे हैं यहाँ पर, जैसे सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी की आई थी, व्यापक सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी का आया था। ठीक है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की थी, व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको आप बोलते हो, राज्य हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आई थी। इसी के टाइम धार्मिक अयोग्यता अधिनियम आया था, और 1856 में, ठीक है, धर्म परिवर्तन, बच्चों को संपत्ति का वारिस बनने से रोका गया था। दोस्तों इन सब चीज़ों का हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़बरदस्त टॉपिक होगा। अब देखो, चाहता तो मैं यहाँ पर ही आपका टॉपिक ख़त्म कर देता, लेकिन मुझे आगे बढ़ाना है, इसमें पूरा आधुनिक भारत को कवर करना है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि क्या थी। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। दोस्तों अगर लॉर्ड वेलेजली की मैं सहायक संधि की बात करता हूँ तो यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली 1798 में, ठीक है, सर जॉन शोर के पश्चात यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इन्होंने जो भारत के उस समय देसी रियासतें थीं, उन देसी रियासतों को सुरक्षा देने के लिए उन्हीं के पैसों पर राज्य कर रहे हैं, सारा कानून इनके हाथ में है, लेकिन उन्हें देसी रियासतों को सुरक्षा देने के लिए उन्हीं के खर्चे पर एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बोला गया, और इतने ज़्यादा उन पे सैंक्शन लगा दिए कि आप लोग बिना हमारी परमिशन के देश छोड़कर नहीं जा सकते, आप बिना परमिशन के किसी विदेशी से बात नहीं कर सकते। ठीक है, अगर, हाँ, ये बोला गया, अगर कोई भी विदेशी यानी कि फ्रांसीसी उस समय पर अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने कहा कि अगर मान के चलो कोई भी भारत के अलावा किसी और देश से तुम्हारा आक्रमण होता है तो हम तुम्हारी सहायता यहाँ पर करेंगे। लेकिन दोस्तों इस सहायक संधि के दूरगामी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़े हैं, और देसी रियासतें यहाँ पर पूरी ख़त्म हो चुकी थी। हुआ क्या था दोस्तों कि एक सेना, ठीक है, जो कि उन देसी रियासतों के खर्चे पर पल रही है, और उसका फ़ायदा कौन उठा रहे हैं, अंग्रेज लोग। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देसी रियासतों से यहाँ पर अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा लाभ मिले हैं। हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे सहायक संधि से अंग्रेजों को क्या क्या लाभ हुए, यानी कि कंपनियों को क्या क्या लाभ हुए। जैसे मैं बता दूँ, यहाँ पर सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत कंपनी को भारतीय राज्यों के खर्चे पर एक विशाल सेना की प्राप्ति हो गई। ठीक है, सेना की प्राप्ति हो गई, और जो कि उनके लिए कार्य कर रही थी यहाँ पर। दूसरा क्या हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई संघ नहीं बना सकते थे, ये उन्होंने सैंक्शन उनके ऊपर लगा दी कि आप अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में किसी प्रकार कोई सैंक्शन नहीं लगा सकते। दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर देखो ध्यान से, कंपनी राजाओं के प्रत्येक प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करेगी, हालांकि वह राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरा क्या था, भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, राज्य को कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय शक्ति की को सेवा में रखने की मनाही थी। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भारतीय राजा थे वो बिना अंग्रेजों की अनुमति से, ठीक है, किसी यूरोपीय व्यक्ति से संपर्क नहीं रख सकते थे। ठीक है, उनके पास ना तो वो आ सकते थे ना वो जा सकते थे, क्योंकि उस समय पर जो अंग्रेजों के सबसे प्रतिद्वंदी थे वो कौन थे, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसियों से हमेशा अंग्रेजों को डर था कि कहीं ये आक्रमण न कर दें। लेकिन बाद में जब प्लासी और बक्सर का युद्ध ये जीत जाते हैं और इनको सारी पावर मिल जाती है भारत में राज करने की, तो धीरे धीरे इनको, देखो, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए या किसी भी देश को कंट्रोल करने के लिए सेना की आवश्यकता पड़ती है। अब सेना ये तो नहीं कि वहाँ से लेकर आते ये इंग्लैंड से, इतने विशाल देश को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा फ्रांसीसी और डच और पुर्तगाली थे भारत के अंदर, जो अंग्रेजों को हमेशा टक्कर दे रहे थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता थी।
तो इन लोगों ने क्या काम करा, जो देसी रियासतें थी उनको अपने अंडर में लिया और उनको विश्वास में लिया, उनसे बोला कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, ठीक है, हर तरीके से हम आपको सम्मान देंगे, ठीक है, और उसके लिए आपको एक सेना बनानी पड़ेगी, सेना हम तैयार करेंगे लेकिन वो खर्च आपका होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने जो देसी रियासतें थी या जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उन रियासतों से अलायंस कर लिया, यानी कि संधि कर ली। और संधि क्या थी कि पैसा आपका और सेना हमारी और सुरक्षा हम देंगे आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे जो देसी रियासतें थी या जो बड़ी रियासतें थी वो रियासतें अंग्रेजों के कर्ज यानी कि सेना के, और उसके बदले सेना को तो पैसा दे रहे थे, धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको लगान भी देते थे वो लोग अपनी ज़मीनों का। तो यहाँ पर क्या हुआ, धीरे 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 जो देसी रियासतें थी उनके ऊपर कर्ज का बोझ यानी कि पैसों का बोझ बहुत ज़्यादा पड़ने लगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी कारण ये देसी रियासत की पूरी पूरी तबाह हो जाती है और बाद में अंग्रेज इसका फ़ायदा उठाकर उन देसी रियासतों को धीरे धीरे कंपनी के अधीन कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो टू द पॉइंट मैं बोल रहा हूँ जो यहाँ पर लिखा वो आपको नोट करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बड़े राज्यों को अपने यहाँ एक ऐसी सेना रखनी होती थी जिसकी कमान, ठीक है, जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में होती थी और उस सेना का उद्देश्य सार्वजनिक शांति बनाए रखना था। इसलिए उन्हें पूर्ण संप्रभुता युक्त प्रदेश कंपनी को देना होता था, छोटे राज्य कंपनी को नगद धन देते थे। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों बहुत ध्यान से। ठीक है, बड़े राज्यों को अपने यहाँ ऐसी सेना रखनी होती जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में होती थी और उस सेना का उद्देश्य सार्वजनिक शांति बनाए रखना था। इसके लिए उन्हें पूर्ण संप्रभुता युक्त प्रदेश कंपनी को देना होता था, यानी कि जो उनकी जमींदारी थी वो जमींदारी अंग्रेजों को देनी होती थी, और जबकि जो छोटी रियासतें थी वो छोटी रियासतें अपनी सेना को नगद के रूप में यहाँ पर धन देते थे। ठीक है, राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना जरूरी था। ठीक है, तीसरा क्या था, इस सहायक संधि प्रणाली साम्राज्य निर्माण में एक भेदीय शत्रु की भूमिका निभाने लगी। ठीक है, सहायक संधि को स्वीकारने वाले भारतीय राज्य निशस्त्र हो गए थे, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। सारा पैसा तो वो जो अंग्रेज उनकी सुरक्षा के लिए सेना बना रहे थे, सारा पैसा तो उनके पास चला जाता था। अब जो उनके खर्चे थे, जो उनके नौकर चाकर थे और जो उनके शौक थे, धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, यानी कि कर्ज का बोझ दबता चला गया। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठा के जो उनकी रियासतें थी उनको भी भारत के अपने अंडर कंपनी के अधीन कर लिया। तो वहाँ पर उस समय के जो सर टॉमस मुनरो थे, उन्होंने क्या कहा था, राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब कुछ जो किसी देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं बेचकर सुरक्षा मोल ले ली थी। ये टॉमस मुनरो का कोट है। ठीक है, उस समय ये तो क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा सब कुछ किसी देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं जो कि बेच दिया था, वो किसने कहा था, ये टॉमस मुनरो ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे क्या था, अंग्रेज रेजिडेंटों ने राज्यों के प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया, जबकि संधि की शर्तों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शर्त थी। यानी कि जो आंतरिक मामले थे, कंपनी ने साफ साफ बोल दिया था कि जो आपके आंतरिक मामले होंगे उसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हस्तक्षेप करने लगे। सहायक संधि ने प्रत्येक निर्बल तथा उत्पीड़क राजा की रक्षा कर वहाँ की, ठीक है, जनता को अपनी व्यवस्था सुधारने के अवसर से वंचित रखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहायक संधि स्वीकारने वाले राज्य शीघ्र दिवालिया हो गए। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज का बोझ पड़ गया। कंपनी ने प्राय राज्य की आय का 1/3 भाग आर्थिक सहायता के रूप में राज्यों से लिया। कई बार धन के बदले अधिक कीमत पर प्रदेश ले लिया जाता था। ठीक है, वेले जली ने स्वयं एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लिखा था कि हमने 40 लाख रुपए के बदले 62 लाख रुपए वार्षिक कर का प्रदेश मांगा था। तो देख लो अंग्रेजों ने किस तरीके से सहायक संधि के रूप में भारत में देशी रियासतों की बैंड बजाई, और बैंड बजाने के बाद उनसे जो भी कर था वो ले लिया और सेना की बन गई। देखो सेना भी बनी, अपने फ़ायदे के लिए सेना बनी, जो कि एक बहुत बड़ी सेना उनको चाहिए थी। उन्होंने वो सेना बाहर से ना बुला के अपने देश में ही बना ली, यहाँ इंडिया में बना ली, और किसके पैसों पर बनाई, देशी रियासतों के पैसों पर। ठीक है, बाद में जब देशी रियासतें दिवालिया हो गई तो धीरे 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 उनके जो बड़े बड़े प्रदेश थे वो अपने साथ ये लेने लगे, मतलब उनको कंपनी का अधीन कर लिया। अब आप देख लो अंग्रेज कितने तेज थे।
इस प्रकार साइक संधि द्वारा कंपनी न केवल एक विशाल सेना को भारतीय राज्यों में व्यापार रखने में सफल रही, अपार धन और उपयोगी प्रदेश भी प्राप्त किए, बल्कि बिना लड़े अनेक राज्यों में अपना विस्तार करने में सफल रही। वही भारतीय राज्य केवल सुरक्षा के बदले कंपनी के अधीन, ठीक है, अधीन, धनहीन व संप्रभुत्वहीन हो गए थे। यानी कि संप्रभुत्वहीन का मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पर जो भारत के जितने भी आंतरिक मामले थे वो सारे के सारे वह अंग्रेजों के हाथ में जा चुके थे। ठीक है, तो देखो कितना बड़ा शोषण किया। ये एक बहुत बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो लॉर्ड डलहौजी के ऊपर होगा। ठीक है, उसकी जो राज्य हड़प नीति थी, वो राज्य हड़प नीति किस तरीके से लागू करी और किस तरीके से जो हिंदू राजा थे उनका शोषण हुआ और उनके अधिकारों को उनसे वंचित रखा गया। ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे एक एक करके। बस दोस्तों आप प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, बताना कि आपको टॉपिक अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।